सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। अगर हम हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य में नई कविता आंदोलन और प्रयोगात्मक दौर की बात करें तो एक नाम विशिष्ट रूप से जहन में आता है। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। हम आज बात कर रहे हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, जिन्हें हम आमतौर पर उनके छद्म नाम अज्ञेय से भी जानते हैं। अज्ञेय ने भले ही हमसे 80 के दशक में विदा ले ली थी, लेकिन उनका नाम और उनकी कृतियां नए लेखकों को आज भी प्रेरणा देती हैं। अज्ञेय नई कविता आंदोलन के समय के एक प्रतिभावान कवि, कथाकार, संपादक और स्वतंत्रता सेनानी थे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सच्चिदानंद नाम से हुआ था। उनके पिताजी पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। उनका बचपन एक जगह स्थायी नहीं था। अपने पिता के साथ वो लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू होते हुए अंत में 1919 में नालंदा पहुंचे। नालंदा में उन्होंने अपने पिता की मदद से हिंदी में लिखना शुरू किया। इसके बाद वो ऊटी गए, जहां उनकी जनेऊ पहनने की रस्म के बाद उनके पिता ने उनको वात्स्यायन कुल नाम दे दिया। अज्ञेय ने अपने घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत की। 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब से पास की, जिसके बाद उच्च शिक्षा उन्होंने पहले मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, फिर लाहौर स्थित फॉर्मन कॉलेज से पाई। इसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन में भाग लेकर अज्ञेय भगत सिंह के साथी बन गए। उन्नीस 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विरोध करने की वजह से उन्हें 6 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद कुछ समय तक उन्होंने पत्रकारिता का कार्य किया। 1936 में कुछ दिनों तक वो आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादन मंडल में रहे और बाद में उन्होंने विशाल भारत के संपादकीय विभाग में काम किया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, जिसके बाद वो सैन्य सेवा में भर्ती हो गए। 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर वो पूर्ण तरीके से साहित्य में समर्पित हो गए। अज्ञेय ने सबसे पहले प्रतीक नामक हिंदी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। प्रतीक ने हिंदी के आधुनिक साहित्य के लेखकों और कवियों को अभिव्यक्ति के लिए एक ठोस मंच प्रदान किया। 1973 में उन्होंने प्रतीक को नया प्रतीक नाम भी दिया। 1943 में अज्ञेय ने हिंदी साहित्य को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 7 कवियों के वक्तव्य और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तार सप्तक का संकलन और संपादन किया। तार सप्तक का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसी संकलन से हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तार सप्तक में गजानंद मुक्तिबोध, निमि चंद्र जैन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर सहित 7 कवियों की कविताएं संकलित की गईं। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथे सप्तक का भी संपादन किया। अज्ञेय बहुमुखी स्वभाव के इंसान थे। उनकी शुरू की रचनाओं में उनके गहन अध्ययन की गहरी छाप दिखती है, लेकिन बाद की रचनाओं में निजी अनुभव की परिपक्वता की झलक नजर आती है। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते वो स्वाधीनता को एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य मानते थे। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए कई माध्यम चुने, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृतांत, व्यक्तिक निबंध, वैचारिक निबंध, आत्मचिंतन, अनुवाद, समीक्षा और संपादन। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी,
हिंदी उपन्यास का एक मील का पत्थर साबित हुआ। अज्ञेय को अपने कार्य के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई सम्मान मिले। भारत में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से और विदेशों में गोल्डन रीथ पुरस्कार से नवाजा गया। 4 अप्रैल 1987 को इस महान कवि ने हम सबसे विदा ले ली। आज हम अज्ञेय को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप में से कईयों ने सारांश फिल्म देखी होगी, जिसमें एक टूटा सा वृद्ध व्यक्ति जिसके जवान बेटे की मौत हो गई हो, सिस्टम से जूझता नजर आता है। फिर आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी देखी होगी, जिसमें एक पिता अपने बेटे के प्रेम को सफल बनाने के लिए उसकी मदद करता है। फिल्म कर्मा का डॉक्टर डैंग भी ना भूलने वाला किरदार है। इसके अलावा अ वेंसडे का पुलिस कमिश्नर जो अपराधी को पहचान कर भी उसे गिरफ्तार नहीं करता है। इन सब का जिक्र करने का मतलब ये है कि ये सारे किरदार जीवन के अलग अलग रंगों में रंगे हैं, लेकिन खासियत ये है कि ये सारे चरित्र एक ही कलाकार ने किए हैं, और वो है हिंदी फिल्मों के जाने माने नाम अभिनेता अनुपम खेर। स्टार तो कई होते हैं, लेकिन वो कलाकार कुछ खास ही होते हैं जो अपने अभिनय की छाप दर्शकों पर छोड़ते हैं। इन्हीं विशिष्ट कलाकारों में खेर साहब को भी शामिल किया जाता है। जिन्होंने कर्मा फिल्म देखी होगी उन्होंने महसूस किया होगा कि दिलीप कुमार जैसे महान कलाकार के सामने खेर साहब कहीं भी 19 नजर नहीं आते थे। इस जमाने के नामी स्टार शाहरुख खान के साथ भी खेर साहब ने कई फिल्में की, लेकिन किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं लगा कि खेर साहब का अभिनय कहीं से भी शाहरुख के मुकाबले कम नजर आया हो। और हो भी क्यों, आखिर खेर साहब न केवल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के विद्यार्थी रहे हैं, बल्कि बाद में वो इस संस्था के डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्हें ये प्रतिष्ठित पद उनके अभिनय कला की वजह से ही मिला। जब लोग खेर साहब को ज्यादा नहीं जानते थे, तब सारांश में किए उनके एक वृद्ध के पात्र का अभिनय करने पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कलाकार की उम्र महज 28 वर्ष है। यस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको यह बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। कोई ज्यादा। और फिर मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं उस समय 28 साल का था जब मैंने वो रोल किया था 70 साल के बूढ़े का। तो लोग पोस्टर देखते थे और फिर मैं साथ में खड़ा होता था, लोग पहचानते नहीं थे। मैं कोशिश करता कि तो मुझे पहचाने कि ये आदमी सेम आदमी है, मगर कोई देखता नहीं था। फिर कोई ध्यान से देखता तो मैं पीछे मुड़ के देखता था, तब तक देखता रहता था जब तक कहना यही आदमी है। सो जिस चीज के लिए आदमी फिल्मों में आता कि आदमी पहचाना जाए सड़क सड़क पे गली गली में, वो गड़बड़ लग रहा था। बट देन आई ऑलवेज वांटेड टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज ए गुड एक्टर। 7 मार्च 1955 को शिमला में एक कश्मीरी परिवार में जन्मे खेर साहब ने अपनी शिक्षा शिमला के डीएवी स्कूल से प्राप्त की। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने अभिनय का जलवा शिमला में नाटकों में दिखाया। अभिनय की दुनिया में आने के लिए खेर साहब ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश लिया और 1978 में पास आउट होकर निकले। I'm from Simla. I was born in Simla. I did my school and my college from Simla. Then I came to Chandigarh for a diploma course in Indian theatre. Then I came to National School of Drama. I specialized in acting. I passed out in 78. Then I went to Lucknow to teach in a drama academy there. And 81 I went to Bombay. फिल्मी दुनिया में खेर साहब का आगमन भी फिल्म आगमन से हुआ। इसके बाद उन्होंने सारांश फिल्म की, जिसमें उनके अभिनय ने उन्हें फिल्म जगत में चर्चित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अब तक लगभग 470 फिल्मों और 100 नाटकों में अभिनय किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने विदेशी फिल्मों में भी काम किया। उनकी सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक 2013 में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। इस फिल्म का निर्देशन डेविड ओ रसेल ने किया। फिल्मों के अलावा खेर साहब ने टीवी शो में भी मेजबानी की। उनका बच्चों का शो सेना समथिंग टू अनुपम अंकल बच्चों और बड़ों में बहुत लोकप्रिय रहा। इसके अलावा उन्होंने सवाल 10 करोड़ और लीड इंडिया की मेजबानी भी की। फिल्म डैडी में उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला। शाहरुख खान के साथ उन्होंने कई यादगार फिल्में की, जैसे डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें,
वीर ज़ारा और चाहत। I am proud of you, my son. I am really proud of you. आज तूने धर्मवीर मल्होत्रा की नाक 1.5 इंच ऊंची कर दी। आपने शायद ठीक तरह सुना नहीं। मुझे मालूम था तू एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। आज मुझे ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तुझ पर गर्व है। अभिनय के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 2002 में उन्होंने ओम जय जगदीश का निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा का निर्माण भी किया और इसमें अभिनय भी किया। इस फिल्म में उन्हें उनके अभिनय पर कराची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उत्तम अभिनय का अवार्ड दिया गया। अ वेंसडे फिल्म की न केवल सराहना की गई बल्कि इसे बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी सफलता मिली। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रॉय कौन है? कोई नहीं है सर। हमारी तरफ से कौन बात करेगा फिर? सर हम यहाँ से कॉल पैच करवा देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर आपके पास अथॉरिटी और बात करना भी जानते हैं। भाषण में और नेगोशिएशन में फर्क होता है प्रकाश। रैली नहीं है ये। तो फिर पाटिल जी या तिवारी? अरे बाप रे। तुम्हें आज से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह छुपाते हुए नहीं देखा मैंने प्रकाश। उसकी वजह है सर, क्योंकि अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो उसको रोकने के लिए अनलिमिटेड अथॉरिटी की जरूरत होगी। कोई रेड टेप नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, एब्सोल्यूट और कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्राइट एंड प्रेजुडिस ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके अलावा उन्होंने विदेशी टीवी शोज में भी काम किया। उन्होंने अपने जीवन पर आधारित एक फिल्म कुछ भी हो सकता है बनाई, जिसे फिरोज अब्बास खान ने निर्देशित किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने मलयालम, मराठी, पंजाबी सहित क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। आजकल खेर साहब ओमपुरी और जैकी श्रॉफ के साथ डर्टी पॉलिटिक्स में अभिनय कर रहे हैं। खेर साहब की जीवन संगिनी जानी मानी अभिनेत्री किरण खेर हैं। उनका स्टेपसन सिकंदर खेर और भाई राजू खेर भी फिल्मी लाइन में हैं। उन्हें पद्मश्री सहित कई फिल्म अवार्ड्स भी मिले हैं जो उनकी काबिलियत को दर्शाते हैं। एक कॉमिक अभिनेता के रूप में उन्हें 5 अवार्ड मिले हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज खेर साहब के जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब अगर बात क्रिकेट की करेंगे तो बात चौके छक्कों तक पहुंच जाएगी, और जब बात चौके छक्कों तक की होगी तो उस खिलाड़ी को कौन भूलेगा जो गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देता था। आज हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की, जो न केवल समकालीन खिलाड़ियों में श्रेष्ठ थे बल्कि सर्वकालीन खिलाड़ियों में भी उनकी गिनती की जाती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मध्य कैरिबियन समुद्र में बसे छोटे छोटे द्वीपों वाले इन देशों को लोग कम ही जानते हैं, लेकिन जब इन देशों की एक क्रिकेट टीम खेलती है तो सारा क्रिकेट जगत इन्हें जान जाता है। विवियन रिचर्ड्स, जिन्हें किंग वीव भी कहा जाता है, को एक्सपर्ट के एक पैनल ने विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में शामिल किया है। बाकी अन्य हैं डॉन ब्रैडमैन, गैरी सोबर्स, सर जैक होब्स और शेन वॉर्न। दिसंबर 2002 में विजडन ने उन्हें वनडे का सर्वकालीन महान बल्लेबाज और टेस्ट का तीसरा महान बल्लेबाज घोषित किया। उनसे आगे सिर्फ ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर ही थे। किंग वीव एक दाएं हाथ के सशक्त बल्लेबाज और एक काम चलाऊ ऑफ स्पिनर के साथ एक चुस्त फील्डर भी थे। अगर उन्हें गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने वाला बल्लेबाज कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक निडर बैट्समैन थे और इसका सबूत है कि उन्होंने अपने 17 वर्ष के करियर में कभी हेलमेट नहीं पहना। Sheer madness, you know, when you look back at it today, you see someone like a Sean Tate ripping these deliveries through. You say to yourself, "Well, I'm a total madman," you know. Dennis Lee, Jeff Thompson, you're a crazy guy, you know, to have gone out there. But no, there was something that I felt proud about. A cap. This was the cap given to me, the crest that it had on, and what you were representing. I felt proud. I didn't mind when it fell off a bit, and then I had to take it up and dust it off and put it back on. It was all a little ritual to me in a sense, you know. I felt that the cap represented Vivian Richards. I made an honest commitment where folks would say, "You got to be mad. You didn't even play with the mouth shield." And my dentist sometimes made one, and I didn't use it, and he was quite cheesed off at times that, wow, you could get unlucky at some point. But these little facts, I said to myself, no, because it's taught me being comfortable
to perform. And when I say comfortable, इमरान खान सहित कई विशेषज्ञों का मानना था कि वो फास्ट बॉलर के सामने बिल्कुल सहज होकर खेलते थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वासिम अकरम का भी मानना है कि उन्होंने जितने भी बैट्समैन को बॉलिंग की है उनमें से विव सर्वश्रेष्ठ थे। They had, and Viv Richards, arguably one of the greatest batsmen of all times. I mean, he was just a genius. He was just way above all the other batsmen of the time. I mean, bowling to him was a scary experience because even if you're a fast bowler, the guy he was given exceptional reflexes by the Almighty. यहाँ तक कि वो सुनील गावस्कर और मार्टिन क्रो से भी आगे हैं। न्यूजीलैंड के जाने माने बैट्समैन मार्टिन क्रो भी उन्हें ब्रैडमैन, सोबर्स और ग्रेग चैपल के समकक्ष मानते हैं। विश्व के महान स्पिनर्स मुरलीधरन और शेन वॉर्न भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। एंटीगुआ में मेलकॉम और ग्रेटेल के घर 7 मार्च 1952 में जन्मे विव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जॉन बॉयज स्कूल से करने के बाद आगे की पढ़ाई एंटीगुआ ग्रामर स्कूल से स्कॉलरशिप पर की। ये समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण समय था। इस स्कूल के एक अध्यापक और हेडमास्टर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती ट्रेनिंग उन्होंने अपने पिता और एक पड़ोसी पैंट एडवांसन से, जो कि एंटीगुआ टीम के कप्तान भी रह चुके थे, से ली। कुछ समय बाद उन्हें एक बार और रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। इस बार के मालिक ने उन्हें खेलने में सहायता दी और वो स्थानीय क्लब में खेलने लगे। तभी वेस्टइंडीज दौरे में आई इंग्लिश टीम के सोमरसेट टीम के वाइस प्रेसिडेंट लेन क्रीड की नजर उन पर पड़ी और वो उन्हें इंग्लैंड ले गए। वहां स्थानीय स्तर पर मैच खेलने के बाद 1974 में उन्होंने समरसेट की तरफ से खेल की शुरुआत की। सर विव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत भारत के खिलाफ बेंगलोर से की और सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने 192 रन बनाकर क्रिकेट जगत को एक नए सितारे के आगाज होने की खबर दे दी। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 50.23 की औसत से 121 टेस्ट मैच में 8,540 रन बनाए, जिनमें 24 शतक भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में 5 शतक भी बनाए, लेकिन उन्हें आईसीसी की मान्यता नहीं है। एक कैप्टन के रूप में उन्होंने 50 मैचेस में 27 मैच जीते और केवल 8 हारे। वो अकेले वेस्टइंडीज के कप्तान हैं जिन्होंने कोई सीरीज नहीं हारी। 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो ब्रैडमैन, ग्लेन टर्नर और जहीर अब्बास के अलावा चौथे बैट्समैन हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी के मैच में 100 से ज्यादा शतक लगाए। Round in the World Cup final against England, 138. the stage was set again for you to try and repeat some of the things that you have done at this place, because I've always thought and appreciate in a particular way that this is the place that if you needed to do it, there's no better place to do it than here at Lords. एक सर्वे में उन्हें बोथम और शेन वॉर्न से आगे आंका गया और मजेदार बात यह है कि इन दोनों ने अपना वोट भी सर विव को ही दिया। वो बहुत आक्रामक बल्लेबाज थे और अगर कोई गेंदबाज उन्हें चिढ़ाता तो वो उसकी गेंदों की धज्जियां उड़ा देते थे। उनके इस रवैये से सतर्क होकर विपक्षी कप्तान अपने गेंदबाजों को उन्हें चिढ़ाने से रोकने की हिदायत देते थे। एक मजेदार किस्सा ये है कि एक बार इंग्लिश काउंटी में खेलते हुए ग्लेमोर्गन के गेंदबाज ग्रेग थॉमस की गेंदों को वो मिस कर रहे थे। इस पर ग्रेग ने विव पर फप्ती कसते हुए कहा कि ये लाल रंग की बॉल लगभग 5 औंस की होती है। अगली ही बॉल को विव ने न केवल स्टेडियम के पार पहुंचाया बल्कि वो बॉल बगल की नदी में डूब गई। अब बारी विव की थी। उन्होंने ग्रेग से कहा, ग्रेग तुम जानते हो ये कैसी होती है, अब जाओ और उसे ढूंढो। उनके खेल ने उन्हें कई अवार्ड्स दिलाए। आज भी रिटायर होने के बाद भी वो क्रिकेट से जुड़े हैं। आज उनके जन्मदिन पर इस महान बल्लेबाज को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, आपने पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स देखे होंगे। ये पोर्ट्रेट्स उनकी वास्तविक इमेज नहीं होती है बल्कि किसी चित्रकार द्वारा बनाई पेंटिंग होती है। शायद ये एक मजबूरी रही होगी क्योंकि तब फोटोग्राफी इजाद नहीं हुई थी। आज तो फोटोग्राफी बाएं हाथ का खेल है।
किसी भी बच्चे को कैमरा पकड़ा दो और वो फटाफट फोटो खींच लेगा। दरअसल फोटोग्राफी का लंबा इतिहास है। समय समय पर लोगों ने इस बात की कल्पना की कि कोई ऐसी तकनीक अपनाई जाए जिससे सामने वाले की सही तस्वीर उतर आए। इस पर काफी प्रयास किए गए और कुछ शोध कार्य भी हुए, जिससे कुछ सूत्र भी मिलने लगे। अंततः फ्रांस के एक शोधार्थी जोसेफ निसोफोर निप्स ने शुरुआती तकनीक हासिल कर इस दिशा में पहला कदम रखा। 1825 में पहली बार उन्होंने एक फोटो खींचा, जिसे विश्व का सबसे पुराना फोटो माना जाता है। उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई तकनीक को हेलियोग्राफी कहा गया। इसका मतलब सूर्य से जुड़ता है और इस तकनीक में सूर्य के प्रकाश की मदद ली गई। First photograph was invented by a man named Joseph Nicephore Niepce in the 1820s. The image is a scene from the third story of Niepce's home, looking out onto the courtyard, onto the outbuildings of the estate. He invented the process which he called heliography. It consisted of a base of metal upon which he coated it with a light-sensitive asphalt derivative called bitumen of Judea. And with an exposure of at least 8 hours in the course of one day, he made the image. He then washed off the unhardened part of the bitumen and from there created a permanent process. That became the basis of what would be later photographic processes that were much more successful both technically and commercially. 7 मार्च 1765 में फ्रांस के सोनेट लुआर में जन्मे निप्स के पिता एक धनवान वकील थे। उनके बड़े भाई क्लाउडे रिसर्च में उनके साथी थे, लेकिन इंग्लैंड में अपना मानसिक संतुलन खो बैठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने परिवार का काफी धन भी गंवा दिया। इसके साथ उनके एक भाई और बहन भी थी। हालांकि निप्स के बचपन का नाम जोसेफ था, लेकिन बाद में उनका नाम संत निसेफोर के नाम पर निसेफोर रखा गया। एंजर के ऑटोरियन कॉलेज से उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और बाद में वो उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। निप्स नेपोलियन की सेना में अधिकारी बने और उन्होंने कई वर्ष इटली और सार्डिनिया द्वीप में बिताए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ दी और एग्नेस रोमेरो नामक युवती से शादी कर ली। फ्रांस की क्रांति के बाद उन्हें नीस जिले का प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ समय बाद निप्स ने आगे की शोध कार्य के लिए ये नौकरी छोड़ दी और अपने भाई क्लाउड के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो अपने भाई के साथ अपने गृहनगर लौट गए और वहीं पर उन्होंने न केवल शोध कार्य किया, बल्कि अपनी माता, दूसरे भाई और बहन के साथ मिलकर अपनी जमीन जायदाद की देखभाल करते हुए खेती बाड़ी भी की। निप्स ने फोटोग्राफी की शुरुआत में लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया, जिसमें नेगेटिव को सूर्य के प्रकाश में रखने से वो हिस्सा काला हो जाता था, जिससे फोटो बन जाती थी। इसके बाद उन्होंने टार का प्रयोग किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने जस्ते की शीट को टार और लेवेंडर के तेल के घोल से कोट किया और उसे कैमरे के अंदर रखा और ऑब्जेक्ट की फोटो ली। 8 घंटे बाद उन्होंने वो शीट कैमरे से निकाली और उसे लेवेंडर के तेल से धोया, जिससे टार का वो हिस्सा साफ हो गया जिसमें प्रकाश की किरणें नहीं पड़ी थी। इस तरह से वो फोटो लेने में सफल रहे। अपनी फोटोग्राफी की तकनीक को विकसित करने के लिए उन्होंने 1829 में लुइस डे गुएरे को अपना साथी बनाया। दोनों ने मिलकर जिस तकनीक का प्रयोग किया, उसमें भी लेवेंडर ऑयल का प्रयोग किया गया था। उनका ये साथ 1833 तक निप्स की मृत्यु तक बना रहा। निप्स ने फोटोग्राफी के अलावा विश्व का पहला इंजन भी बनाया, जिसमें उनके भाई का भी सहयोग था। इस इंजन में लाइकोपोडियम पाउडर का विस्फोट किया जाता था, जिसकी ऊर्जा से इंजन चलता था। शुरुआत में इसका इस्तेमाल रिवर बोट में किया गया। इसके 10 वर्षों बाद उन्होंने विश्व का पहला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर पानी खींचने के पंप को भी बनाया। हालांकि निप्स ने कई खोजें की, लेकिन उन्हें इनसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला और उनकी मृत्यु बड़ी गरीबी में हुई। लेकिन बाद में उनके काम को काफी सम्मान दिया गया और उन्हें कई सम्मानों से नवाजा भी गया। चांद में जो गड्ढा दिखाई देता है, उसे निप्स का नाम दिया गया। 1955 से उनके नाम पर उन व्यावसायिक फोटोग्राफर्स को अवार्ड दिया जाता है जो कम से कम 3 वर्षों तक फ्रांस में रहे हों। आज भले ही निप्स हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब हम अपनी स्मृतियों में फोटो देखते हैं तो बरबस हमारा सर उनके सम्मान में झुक जाता है। आज हम उनको उनकी जयंती पर सलाम करते हैं।
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का एपिसोड। अब आएगा आज के एपिसोड का सवाल, और आज के एपिसोड के सवाल के रूप में आपको सुनना है ये गाना और सुनकर बताना है कि इस गाने के बोल किसने लिखे हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ born2be remembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/born2be remembered पर। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शेव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।